नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। ये समय था 1995 का और उस समय उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसा घट रहा था जिस पर देश ही नहीं पूरी दुनिया की निगाहें थीं। पहली बार ऐसा हुआ कि एक दलित महिला ने यूपी के मुख्यमंत्री की शपथ ली थी। बात सिर्फ इतनी नहीं थी, बात इससे भी बड़ी थी। बात ये थी कि जिस महिला ने यूपी के मुख्यमंत्री की शपथ ली थी, उनका बैकग्राउंड क्या था, वो किस बैकग्राउंड से आती थी। क्या उनके पीछे कोई पॉलिटिकल पार्टी रही थी, पुरानी पार्टी, या किसी राजनीतिक परिवार से वो आती थी? ऐसा कुछ भी नहीं था। एकदम सामान्य परिवार से आने वाली मायावती उर्फ बहन जी ने यूपी की सत्ता संभाल ली थी। दुनिया चौंक गई थी। विदेश में जो बड़े बड़े चैनल हैं, बड़े बड़े अखबार हैं, वो इस पर बाकायदा आर्टिकल लिख रहे थे कि आज़ादी के बाद एक ऐसा साल 1995 अब जाकर के आया है जब इंडिया के सबसे महत्वपूर्ण, राजनीतिक तौर पर सबसे महत्वपूर्ण सूबे में एक दलित महिला मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच गई है। लेकिन कहानी यहीं पर नहीं रुकी थी, कहानी यहां से आगे बढ़ रही थी। वो दलित महिला वो अपनी शर्तों पर मुख्यमंत्री बनी थी और मुख्यमंत्री बनने के बाद भी बहन जी ने कभी भी सिर नहीं झुकाया, कभी भी किसी भी सिद्धांत पर, किसी भी मुद्दे पर, किसी भी अपनी पार्टी के एजेंडे पर एक कदम पीछे नहीं हटाया। और उसी दौर में कुछ ऐसा हुआ कि बहन जी की पार्टी को समर्थन देने वाली बीजेपी भी सन्न रह गई। बीजेपी अवाक रह गई। दिल्ली से लेकर के लखनऊ तक कोहराम मच गया। बहन जी ने एक ऐसा ऐलान कर दिया। मैंने आपको बताया ये वक्त था जून 1995। 3 जून 1995 को बहन जी ने शपथ ली थी बतौर यूपी की मुख्यमंत्री और पहली दलित महिला मुख्यमंत्री के तौर पर। और इस पूरे ये जो पूरा नंबर गेम था उसमें बीएसपी बेहद ही जूनियर थी। बीजेपी की सीटें बीएसपी के दूने से भी कहीं ज़्यादा थीं। इसके बाद भी बहन जी मुख्यमंत्री बनी थी। उसके पीछे के कारण ये था कि समाजवादी पार्टी और बीएसपी के साथ में जो गठबंधन था, जिसकी सरकार चल रही थी, जिसके मुखिया मुलायम सिंह यादव थे, 2 जून को गेस्ट हाउस कांड होने के साथ ही वो सरकार ख़त्म हो गई। बीएसपी ने समर्थन वापस ले लिया और उसके बाद बीजेपी ने समर्थन देकर के बहन जी को मुख्यमंत्री बना दिया। बीजेपी को लगा था कि अब तो मुख्यमंत्री भले ही बीएसपी की हो गई हों, लेकिन हमारी ही शर्तों पर ही सरकार चलने वाली है। बीजेपी को लगा था कि एक महिला जो पहली बार मुख्यमंत्री बनी है, जो इससे पहले कभी किसी पद पर नहीं रही है, हम जो कहेंगे वही होगा और वैसे ही आदेश जारी होंगे। लेकिन बहन जी ने सरकार संभालती सबसे पहला जो झटका दिया वो बीजेपी को दिया। इस बीच में बहन जी एक ऐलान करती हैं और उस ऐलान से बीजेपी सन्न रह जाती है। बहन जी ऐलान करती हैं कि मुसलमानों को 15% का आरक्षण दिया जाएगा सरकारी नौकरियों में, और साथ में जो शिक्षा संस्थान हैं उसमें भी उनको 15% का आरक्षण मिलेगा। आप सोचिए, साल 1995 में बीजेपी के समर्थन से सरकार बनाने के बाद बहन जी ये ऐलान कर देती हैं। बीजेपी सन्न हो जाती है, क्योंकि ये वो बीजेपी होती है जो राम मंदिर की लहर पर सवार होती है। ये वो बीजेपी होती है जिसके मुख्यमंत्री कल्याण सिंह पर 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद जब गिराई गई, उस वक्त सरकार चलाते हुए पूरी तरह से इस घटनाक्रम के हिस्सेदार होने का संगीन आरोप लगा था। उनकी सरकार को बर्खास्त कर दिया गया था। ये वही बीजेपी थी जिसने कि कार सेवकों पर गोली चलाई गई और उसके बाद की जो स्थितियां बनी उस सब के मद्देनज़र अपना समर्थन वापस कर लिया था और बाकायदा मंडल बनाम कमंडल की नई राजनीति शुरू कर दी थी। इस बीजेपी ने मुख्यमंत्री बनाया था बहन जी को ये सोच करके कि बहन जी बीजेपी की शर्तों पर आगे बढ़ेंगी, लेकिन बहन जी ने पूरा समीकरण ही पलट डाला। उन्होंने मुसलमानों को 15% रिजर्वेशन देने की बात कह दी। बीजेपी का अपना वोट बैंक वो दरकने लगा, क्योंकि अपने वोट बैंक पे ये सवाल हो गए कि 15% रिजर्वेशन कहाँ से जाएगा और मुसलमानों को कैसे दिया जाएगा। बीजेपी धर्म के आधार पर रिजर्वेशन के हमेशा से खिलाफ रही है। नतीजे में कल्याण सिंह ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि बहन जी
मायावती या यूँ कह लें कि बसपा सरकार ये मुलायम सिंह के ही पद चिन्हों पर चल पड़ी है और ये बिल्कुल भी उचित नहीं है, इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एक तरह से कल्याण सिंह ये चेतावनी दे रहे थे कि जो मुलायम सिंह ने किया वही मायावती भी कर रही हैं। मुलायम सिंह ने भी, उनके कहने का आशय ये था, मुसलमानों को लुभाने के लिए कार सेवकों पर गोली चलवा दी। मुलायम सिंह ने मुसलमानों को लुभाने के लिए राम मंदिर आंदोलन के रास्ते में दीवार खड़ी कर दी और मायावती भी उन्हीं मुसलमानों को लुभाने का काम कर रही हैं। इससे पहले कि मायावती इस बात का कोई जवाब देती, काशीराम की ओर से पहला जवाब आ गया, बीएसपी के संस्थापक, और उन्होंने डंके की चोट पर ऐलान कर दिया कि सरकार बीएसपी की है, ये सरकार बीएसपी के एजेंडे से चलेगी, ये सरकार बीजेपी के एजेंडे से नहीं चलेगी। और जब ये बात उन्होंने कही तो बीजेपी के तमाम नेता सन्न हो गए। किसी को उम्मीद नहीं थी कि इस कदर मजबूत स्टैंड बीएसपी ले लेगी इस मुद्दे पर, और परिणाम स्वरूप 18 अक्टूबर 1995 को बीजेपी ने समर्थन वापस ले लिया, सरकार गिर गई, राष्ट्रपति शासन लग गया। लेकिन बहन जी ने ये साबित कर दिया कि अपनी पार्टी का एजेंडा ही वो आगे रखेंगी, वो किसी और के एजेंडे को स्वीकार नहीं करेंगी। और 1995 से लेकर के इसके बाद जब वो सीएम बनी 1997 में, और उसके बाद जब सीएम बनी 2002 में, उन्होंने इसी एजेंडे को आगे रखा, अपनी पार्टी के एजेंडे को। अंबेडकर गांव में जिस तरह से सड़कें बनी, जिस तरह से लाइटें लगाई गईं, जिस तरह से पुराने जो भर्तियां थीं, बैकलॉग था, उसमें रिजर्वेशन को लेकर के मुहिम शुरू की गई, जिस तरह से दलितों को पट्टे दिए गए मकानों के, इसने सारी पार्टियों को बेचैन कर दिया। क्योंकि दलितों की पार्टी ज़मीन पर आकर के अपनी सरकार आने पर दलितों के लिए इस कदर मेहनत करती हुई नजर आई थी। और यही वजह है कि ये कोर वोट बैंक आज भी बहन जी के साथ में जुड़ा हुआ है। और अभी जब 9 अक्टूबर की रैली होती है तो बहन जी के एक आह्वान पर ये कोर वोट बैंक उमड़ करके सामने आ जाता है। लेकिन हम बात कर रहे हैं मुसलमानों की, कि मुसलमानों को बहन जी का संदेश क्या है और ये पूरी रणनीति क्या है। और आखिरकार बहन जी 2027 के लिए इस कहानी के मद्देनजर आप समझिए कि कौन सा गठबंधन मजबूत करना चाहती हैं और उनके जहन में क्या चल रहा है। बहन जी ने 9 अक्टूबर को एक रैली की थी। आपको अगर उस रैली की तस्वीर ध्यान में हो तो उस रैली में 3 मुस्लिम चेहरे बैठे हुए थे, मुनकाद अली, नौशाद अली, शमसुद्दीन राइन, ये सब वहाँ बैठे हुए थे। मुनकाद अली के बारे में आप जानते हैं, बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, पुराने बीएसपी के नेता हैं, मेरठ मंडल के प्रभारी, तभी हाल ही में उनको रिप्लेस किया गया है। नौशाद अली पूर्व एमएलसी हैं और कई मंडलों के प्रभारी हैं, एक दो नहीं बल्कि कई मंडल इनके पास हैं। शमसुद्दीन राइन इसी तरह से पश्चिम में बरेली मंडल के प्रभारी हैं। नौशाद अली को भी हाल ही में आजमगढ़ और वाराणसी मंडल भी दिया गया है। तो बहन जी का ये भरोसा है इन मुस्लिम चेहरों पर कि इन मुस्लिम चेहरों के ज़रिए एक बार फिर से मुसलमानों को अपनी ओर खींचने की कोशिश की जाएगी। हालांकि 2022 और 2024 में भी बहन जी ये प्रयोग कर चुकी हैं। साल 2022 में जब विधानसभा चुनाव थे तो उसमें बहन जी ने मुसलमानों को सबसे ज़्यादा टिकट दिए, 88 टिकट दिए गए थे साल 2022 में। ये अलग बात है कि ये सब तीसरे नंबर पर रहे, इनमें से कोई भी चुनाव जीत नहीं पाया। 2024 का जब लोकसभा चुनाव आया तो बहन जी ने 19 टिकट दिए। ये अलग बात है, इस 19 में से 12 समाजवादी पार्टी ने जीत लिए और बहन जी का कोई भी उम्मीदवार नहीं जीता। 2014 में भी बहन जी ने 19 टिकट लोकसभा में दिए थे। तो एक पूरा उनका पुराना रिकॉर्ड है। और बहन जी की रणनीति यही है कि 2024 के बाद अब जो चुनाव होने जा रहे हैं 2027 के, उसमें इसी फार्मूले को रिपीट किया जाएगा। मुस्लिम आरक्षण की बात बहन जी साल 1995 में उठा चुकी हैं और ये वो मुद्दा है जिस पर कोई भी पार्टी बात करने को तैयार नहीं होगी, ऐसा माना जा रहा है। अपोजिशन की दूसरी पार्टियों को इस पर बात करने में हिंदू पोलराइजेशन के होने का खतरा दिखाई पड़ेगा। तो बहन जी इन तमाम मुद्दों को उठा सकती हैं। और आप ये जान लीजिए 1995 से लेकर 2027 के बीच में यूँ तो गोमती में बहुत पानी बह चुका है, लेकिन बहन जी की रणनीति है वो एकदम स्पष्ट है, मुसलमानों को मैसेज देने की, दलित मुस्लिम कॉम्बिनेशन बनाने की, और इस कॉम्बिनेशन में पिछड़ी जातियों और सवर्णों को जोड़ करके 2027 का विजय चक्र तैयार करने की। टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।